कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ लंबे लंबे और घने घने पेड़ थे और ऊपर से अंधेरा काफी था, जो कि सफर को थोड़ा डरावना बना रहा था। अचानक आशा ने विवेक से पूछा, ये कौन सी सड़क है विवेक, जिससे हम जा रहे हैं? विवेक ने बताया, ये दिल्ली जयपुर हाईवे है। क्या सच में ये दिल्ली जयपुर हाईवे है? हाँ मेरी जान, जब हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो वही हाईवे तो पकड़ेंगे ना। लेकिन विवेक, मैंने सुना है कि यह हाईवे भूतिया है और इस हाईवे पर बहुत सी अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं और बहुत से लोगों की इस वजह से मौत भी हो चुकी है। अरे बेबी, ऐसे कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। तुम आज के जमाने की होते हुए भी ऐसी बेकार की भूतिया बातों पर विश्वास करती हो। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर क्यों डरती हो? रात के 3 बज रहे थे और विवेक ड्राइव किए ही जा रहा था। आशा भी जगी हुई थी और विवेक से बातें कर रही थी ताकि विवेक जागता रहे। अचानक से दोनों को कार में ठंडा का एहसास हुआ। आशा ने कहा, विवेक, एसी बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। विवेक ने एसी चेक करते हुए कहा, आशा, एसी तो नहीं चल रही है, फिर ये ठंडी हवा कैसे आ रही है? वैसे ठंड तो मुझे भी लग रही है, ऐसे कैसे अचानक से इतना ठंडा हो गया, जबकि मौसम तो गर्मी का है। दोनों ने रीढ़ की हड्डी के नीचे कंपन महसूस करे। अचानक से आशा बाहर देखकर चीख पड़ी, क्या विवेक, कार मत रोको, चलो जल्दी चलो। मैं अभी एक बूढ़े आदमी को पेड़ के ऊपर बैठा देखा, जल्दी चलो। विवेक ने कार चला दी। आशा बहुत ही डरी हुई थी। विवेक थोड़ा हिम्मत बांधता हुआ उससे बोला, आशा, हो सकता है कि तुमने किसी डाल को देखकर बूढ़ा आदमी समझ लिया हो। सोचो जरा, कितनी रात में भला पेड़ पर कौन चढ़ के बैठेगा? फिर हमारे आगे कोई और गाड़ी भी तो नहीं है जिससे कि उतर के पेड़ पर चढ़ा हो। नहीं विवेक, वो कोई डाल नहीं था, मैं अच्छे से देखा था। वो एक बूढ़ा आदमी था, वो हम लोगों को दूर से ही घूर रहा था। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि सामने से उन्हें एक बिना सिर का बुजुर्ग महिला आते हुए दिखाई दी और अचानक से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कार के पास पहुंचते पहुंचते वो महिला गायब हो गई। यह देखकर विवेक और आशा भय से कांपने लगे। आशा रोते हुए बोली, विवेक, मैंने तुमसे कहा था कि ये रास्ता भूतिया है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी। अब खुद देखकर यकीन हुआ, मैं सच बोल रही थी ना। हाँ आशा, मुझे विश्वास हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता है सिवाय आगे बढ़ने के, क्योंकि पीछे मुड़कर जाने में भी खतरा है। दोनों भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। देखो विवेक, अब कुछ भी हो जाए, तुम कार मत रोकना, नहीं तो हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। विवेक ने आशा को समझाते हुए कहा, और अब तुम बस आगे देखना, इधर उधर रोड के बिल्कुल बगल में मत देखना। हम 1-1.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। अभी कार थोड़ी आगे बढ़ी थी कि उन्हें शादी का जोड़ा पहने महिला दिखाई दी, जिसके साथ कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई देने लगी। तो शादी का जोड़ा पहने हुए महिला सड़क पार करते ही रात के अंधेरे में गुम हो गई। डर की वजह से आशा हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी और विवेक ने कार का स्पीड काफी तेज कर दिया। कुछ दूर तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा कि अचानक से डरावनी आवाजें, अनजान परछाइयां और डरावनी रोशनियां उन्हें परेशान करने लगी। दोनों इस भूतिया एहसास में कांपे जा रहे थे। अचानक से उसकी कार में कुछ हुआ और वो रुक गई। आशा और विवेक बहुत तेज डर गए। विवेक की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कार से उतरकर देखे कि क्या दिक्कत है। फिर भी हिम्मत करके वो उतरा और आशा को बोला,
कुछ भी हो जाए तुम नीचे मत उतरना। और वो कार का बोनट खोल के देखने लगा। उसने देखा कि इंजन गर्म हो गया था। उसने पानी की बोतल लेकर थोड़ा पानी डाला और जैसे ही बोनट बंद किया वैसे ही किसी ने उसको थप्पड़ मारा। विवेक एकदम से हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। तभी फिर से किसी ने कस के थप्पड़ मारा। 3-4 बार किसी ने विवेक को थप्पड़ मारा। आशा जैसे ही नीचे उतरने को हुई विवेक ने मना कर दिया। जैसे तैसे विवेक कार के दरवाजा खोलने को हुआ वैसे ही किसी ने अचानक उसे दूर उठाकर फेंक दिया। आशा चिल्लाने लगी और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। भागती हुई विवेक के पास पहुंची वैसे ही किसी ने उसे कस के थप्पड़ मार दिया। चौंक कर उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। आशा ने विवेक को सहारा देकर उसे उठाया। फिर से कस के किसी ने 3-4 बार थप्पड़ मारे और किसी ने दोनों को उठाकर दूर फेंक दिया। दोनों के बदन से खून निकलने लगा था। जैसे तैसे दोनों उठकर कार की तरफ भागे और जल्दी से कार में बैठ गए। विवेक ने कार को स्टार्ट किया लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर से कार को स्टार्ट किया लेकिन फिर भी कार स्टार्ट नहीं हुई। 3-4 बार उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश करी लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। बाहर का नजारा भी डरावना होता जा रहा था। अजीब अजीब सफेद आकृतियां नजर आ रही थी। डरावनी और भयावह आवाजें सुनाई देने लगी थी। एक बार फिर से विवेक ने ईश्वर का नाम लिया और कार को स्टार्ट करा और अब की बार कार स्टार्ट हो गई। विवेक ने पूरी ताकत से कार को फुल स्पीड में भगाया। थोड़ा आगे जाने पर अचानक से सड़क के बीच में सफेद साड़ी पहने एक औरत आ गई। विवेक ने उसको बचाने के चक्कर में कार को मोड़ दिया जिसकी वजह से कार असंतुलित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई और पलट गई। पलटते ही आशा बेहोश हो गई और विवेक ने पीछे सड़क पर देखा तो वहां कोई औरत नहीं थी। कुछ समय बाद विवेक को जब होश आया तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ पाया। आशा का ध्यान करते ही वो बेचैन हो गया। आशा 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 कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? डोंट वरी मिस्टर विवेक, शी इज ऑल राइट। आप भी ठीक है, आपकी वाइफ भी ठीक है। बस अब कुछ घंटे आप दोनों को और रखेंगे। कहते हुए डॉक्टर विवेक का वजन लेने के लिए उसे वजन नापने वाली मशीन पर खड़े होने को कहा। डॉक्टर के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उसने देखा कि एक साधारण सी कद काठी वाले आदमी का वजन 120 किलो है। विवेक जब खड़ा हुआ तो उसको अपने ऊपर एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। इस वजह से वो ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाया और बेड पर वापस लेट गया। उसे भी अपना वजन देखकर बहुत हैरानी हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से ये फिट होने के बावजूद भी इसका एक रात में वजन दोगुना कैसे हो गया। तभी इंस्पेक्टर आते हुए बोला, विवेक जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या हुआ था उस रात? जी वो हम लोग रात में दिल्ली से जयपुर के लिए निकले थे। कल मेरी वाइफ का वहाँ एक सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम है, लेकिन रास्ते में अजीब सी डरावनी चीजें होने लगी। कभी कोई साया तो कभी कोई बूढ़ा पेड़ और कभी कोई शादीशुदा औरत, कभी कोई मंडप, कभी कभी डरावनी आवाजें। तभी एकदम से एक औरत सामने आ गई और उसी को बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी घुमा दी और उसी में गाड़ी पलट गई। तो विवेक जी, ये बताइए कि कौन थी वो औरत? कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, मैंने जब गाड़ी पलटने वक्त शीशे से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वो औरत गायब हो गई थी। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। खैर, आप अपना एड्रेस
और फ़ोन नंबर हमें लिखवा दीजिए। अगर कुछ हुआ तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। कुछ देर बाद विवेक ने बोला, डॉक्टर क्या हुआ है मुझे? और मेरी वाइफ तो ठीक है ना? देखिए मिस्टर विवेक, मैंने बताया ना, आप और आपकी वाइफ दोनों लोग एकदम ठीक हैं। बस एक्सीडेंट की वजह से वो शायद थोड़ा याददाश्त में है, इसलिए उन्हें भी अभी हमने इंजेक्शन दे दिया है। अब आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। कहते हुए डॉक्टर रूम से बाहर निकले। इधर आशा की हालत काफी ठीक हो गई थी, लेकिन अभी भी वह दहशत में थी और इसी वजह से उसे काफी कमजोरी हो रही थी। आशा भी अपने बेड पर रेस्ट कर रही थी। शाम तक दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। विवेक ने एक कैब बुक करी क्योंकि उसकी कार तो ठीक होने के लिए मैकेनिक के पास भेज दी गई है। कुछ देर बाद वो लोग जयपुर पहुंच गए थे। एक होटल में कमरा बुक करके दोनों रेस्ट करने लगे। दूसरे दिन के अपने एग्जाम के लिए आशा थोड़ा रिवीजन करने लगी। विवेक ने खाने का ऑर्डर किया और पलंग पर लेट गया। उसको बहुत भारीपन लग रहा था। खैर, खाना खाकर दोनों सोने चले गए। सुबह जल्दी उठकर विवेक आशा को लेकर उसके एग्जाम सेंटर पहुंच गया। विवेक को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसे उसकी कार पलटने के बाद भी उसको और आशा को ज्यादा चोट नहीं आई, और आखिर वो कौन औरत थी जो बीच में रोड के खड़ी थी, और आखिर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। ये सब सोचते सोचते विवेक को इंस्पेक्टर की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि वहां अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। जब उस हाईवे के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा तो पसीने पसीना हो गया। इंटरनेट पर साफ लिखा था कि दिल्ली जयपुर हाईवे हॉन्टेड है और अक्सर लोगों को वहां साए दिखते हैं और डरावनी आवाजें भी सुनाई देती है। ये सब पढ़कर विवेक डर गया, लेकिन आशा को कुछ नहीं बताया। दोपहर तक मैकेनिक से बात करके विवेक ने अपनी कार वहीं सेंटर पर मंगवा लिया। एग्जाम खत्म होते ही विवेक आशा को लेकर वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ा। वापस उसी हाईवे से लौटना था। उस दोनों को यही सोचकर वो फिर से काफी घबरा गए। फिर भी उन्हें ये मालूम था कि दोपहर में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और शाम तक दोनों दिल्ली सही सलामत पहुंच जाएंगे। हाईवे पर पहुंचते ही विवेक ने आशा से कहा, आशा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सही सलामत से घर पहुंच जाएंगे। बस तुम अगल बगल मत देखना। ईश्वर का नाम लेते हुए दोनों उस हाईवे को पार कर गए और शाम तक दोनों अपने घर पहुंच गए। थके होने की वजह से खाने का ऑर्डर बाहर से ही कर दिया था। थोड़ी ही देर में खाना आ गया। विवेक और आशा खाना खाने बैठे तो विवेक खाते ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे विवेक जन्मों से भूखा हो। आशा उसे आश्चर्य से देखे जा रही थी। वह काफी हैरान थी। सारा खाना खत्म हो गया था, लेकिन विवेक अभी भी भूखा था। उसने आशा से और खाना मांगा, लेकिन अब आशा ने खाना खत्म होने की बात कही तो विवेक बहुत बुरी तरह से भड़क गया। डाइनिंग टेबल पर रखी चीजों को फेंकने लगा। आशा घबरा कर बोली, विवेक विवेक ये क्या हो गया तुम्हें? विवेक की आवाज में एक अलग सी आवाज आ रही थी, मुझे खाने दो, भूख लग रही है। वो आवाज सुनकर आशा एकदम परेशान सी हो गई। विवेक, होश में आओ, ये क्या हो गया तुम्हें? आशा उसको हिलाते हुए बोली। तभी विवेक ने एक हाथ से आशा को दूर धकेल दिया और खुद उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। विवेक की ऐसी हालत देखकर आशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। उठते हुए आशा सोचने लगी कि पहले तो विवेक ने ऐसा कभी नहीं किया, और जैसे ही वो किचन में पहुंचे तो उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि विवेक जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके सिर से खून बह रहा है। आशा तुरंत ही वॉचमैन को फोन करती है और उसकी मदद से विवेक को
कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। काफी देर बाद विवेक को होश आ जाता है। मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ मुझे? विवेक, तुम्हें चक्कर आ गया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। तब तक डॉक्टर भी आ जाता है। अब आप बिल्कुल ठीक है मिस्टर विवेक। कमजोरी और थकान की वजह से आपको चक्कर आ गया था और उसी वजह से आप गिर गए थे। मामूली सी सर पर चोट आई है, इंजेक्शन मैंने दे दिया है, 1-2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विवेक कहता है, आशा, मुझे चक्कर कैसे आ गया? मैं तो तुम्हारे साथ बैठा खाना खा रहा था। कुछ सोचते हुए आशा बोली, शायद थकान की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया था। अब तुम ठीक हो ना? रात भर एडमिट रखने के बाद सुबह डॉक्टर विवेक को वापस डिस्चार्ज कर देते हैं। आशा विवेक को लेकर घर वापस आती है। आशा, ये सब क्या है? किसने किया ये? पूरा डाइनिंग टेबल का सामान जमीन पर कैसे बिखरा पड़ा है? विवेक, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं कि कल क्या हुआ था? नहीं आशा, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कल क्या हुआ है। यह किसने किया? कुछ नहीं, अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी। ये कहते हुए आशा विवेक को बेडरूम में ले गई। विवेक को लिटाकर आशा डाइनिंग रूम को साफ करने लगी। तब तक दरवाजे की घंटी बजी और घर की मेड आ गई। आशा ने मिलकर उसके साथ डाइनिंग रूम को समेटा। अपना काम खत्म करके कोमल चली जाती है और आशा खाना बनाने में लग जाती है। इधर विवेक अपने रूम में सो रहा था कि अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। विवेक आवाज लगाता है, आशा, कहाँ हो तुम? कमरे में आते ही आशा पूछती है, क्या हुआ विवेक? कोई तकलीफ है क्या? आशा, मुझे अपने ऊपर एक बहुत भारीपन सा लग रहा है, ऐसे जैसे किसी ने मेरे ऊपर कोई भारी बोझ रख दिया हो। तुम आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को फोन कर देती हूँ। ये कहते हुए आशा फोन पर डॉक्टर से बात करने लगती है। फोन रखकर आशा बताती है कि आधे घंटे में डॉक्टर आ जाएंगे और फिर विवेक को लिटाकर उसके लिए जूस लेने चली जाती है। जब आशा जूस विवेक को देती है तो एक झटके में ही विवेक पूरा गिलास खाली कर देता है। आशा से और जूस मांगता है। आशा सोच में पड़ जाती है। वैसे तो विवेक को जूस बिल्कुल ही पसंद नहीं है, फिर आज ये क्या हो गया, कैसे मांग रहा है? फिर भी वो विवेक को एक गिलास और जूस देती है। एक एक करके विवेक पूरा 2 लीटर का जूस खत्म कर देता है। आशा की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। तब तक डॉक्टर विवेक को देखने आ जाता है। हेलो मिस्टर विवेक, कैसा लग रहा है आपको? मुझे आपकी वाइफ ने बताया कि आपको काफी भारीपन सा लग रहा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कोई भारीपन नहीं लग रहा है मुझे। ओके, कोई बात नहीं, अब मैं आ ही गया हूँ तो आपको चेक कर लेता हूँ। कहते हुए डॉक्टर जैसे ही विवेक का हाथ पकड़ता है वैसे ही विवेक उसको धकेल देता है। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर विवेक? आशा भी आश्चर्य से इस अचानक हुई घटना को देखते हुए बोलती है, विवेक क्या हो गया है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विवेक बिना कुछ बोले बस डॉक्टर और आशा को जलती हुई लाल आंखों से घूरता रहता है और फिर अचानक से बेहोश हो गया। डॉक्टर से देखते हैं और एक इंजेक्शन लगाकर कुछ दवाई लिख के आशा को देकर चला जाता है। आशा वॉचमैन को पर्ची देकर दवाई लाने को बोलती है। थोड़ी देर में वॉचमैन दवाइयों को आशा को देता है। मैडम, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? विवेक साहब को क्या हुआ है? पता नहीं, एकदम से उनके बर्ताव में बदलाव आ गया है, अजीब हरकत कर रहे हैं। मैडम, कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं यहीं नीचे हूँ। इधर विवेक लड़खड़ाते कदमों से अपने रूम से बाहर आता है। आशा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे कंधा ऐसा लग रहा है जैसे टूट गया हो और पीठ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो का बोझ किसी ने रख दिया हो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। आशा तुरंत ही विवेक को पकड़ के सोफे पर बिठाती है और पानी पिला के तुरंत उसे लेकर कार में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसके कंधे का एक्सरे करता है और तब तक के लिए विवेक को एक बेड पर लेटा देता है।
करीब 15-20 मिनट के बाद जब विवेक का एक्सरे डॉक्टर के हाथों में आता है तो उसे देख के डॉक्टर, विवेक और आशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये विवेक के कंधे पर तो किसी के हाथ का भी एक्सरे दिख रहा है, जैसे विवेक का एक्सरे लेते वक्त पीछे से उसके गले पे किसी ने हाथ डाल दिया हो। विवेक और आशा भी आश्चर्य से उस एक्सरे को देख रहे थे। तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। कई बार डॉक्टर विवेक की एक्सरे फिल्म को उल्टा पलट के देखता है, लेकिन हर बार वही दिखता है। विवेक के कंधे पर किसी और के हाथों का एक्सरे था। ओह माय गॉड, मैंने अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। ये केस तो बहुत ही कठिन है भाई। मुझे लगता है कि कोई तो प्रॉब्लम हुई है एक्सरे लेते समय। ऐसा करिए मिस्टर विवेक, एक बार फिर से आप अपना एक्सरे करवा लीजिए। दोबारा एक्सरे करा के जब विवेक वापस आया तो कहा, डॉक्टर अब मुझे कुछ हल्कापन सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ उतर गया और मैं कंधे का दर्द भी चला गया। विवेक और आशा की जान में जान आ गई थी। रिपोर्ट को देखकर विवेक ने एक बार अपना वजन नापने के लिए डॉक्टर को बोला। अब की बार विवेक का वजन एकदम ठीक 56 किलो निकला। विवेक अब पहले से काफी बेहतर अपने आप को महसूस कर रहा था। दोनों अब वापस घर लौट चुके थे। विवेक ने बोला, आशा एक कप चाय बना दो, मैं तब तक नहा के आता हूँ। ठीक है, मैं तुरंत बना के लाती हूँ। विवेक नहा कर निकल आता है। तब तक आशा चाय और पोहा भी बनाकर टेबल पर रख देती है। दोनों बैठ के नाश्ता करते हैं। आशा मनी मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि विवेक ठीक हो गया है। खाते खाते अचानक विवेक चीख पड़ता है। क्या हुआ विवेक तुम्हें? तुम क्यों चिल्लाए? आशा पेट से लग रहा है। मेरे पेट पर कोई बैठ गया है और कंधे भी भारी भारी लग रहे हैं। आशा कहती है, चलो चलो तुम आराम पहले कर लो। तुम रूम में जाकर बेड पर लेट जाओ। आशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है जो विवेक ऐसा कर रहा है। कभी कहता है कोई पेट पर बैठ गया, तो कभी कहता है अब हल्कापन लग रहा है। कुछ सोचते हुए आशा ने अपना लैपटॉप खोला और कुछ ढूंढने लगी। यूं ही ऊपर नीचे करते करते अचानक उसकी नजर एक फिल्म के नाम पर जाती है। वो उस फिल्म की स्टोरी खोलकर पढ़ने लगती है, जिसमें एक हीरो को अपने ऊपर एक भारीपन से लगता है और उसको लगता है कि कोई इस पर चढ़ के बैठा है और हीरो का वजन भी दोगुना हो जाता है। हीरो की पीठ के ऊपर एक दोस्त की आत्मा बैठी हुई थी, जिसकी मौत की वजह में कहीं न कहीं वो हीरो शामिल था। ये पढ़कर आशा एकदम डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा ही कुछ विवेक के साथ तो नहीं है। उसे याद आया कि कैसे एक दुल्हन और एक सफेद साड़ी वाली औरत उसके कार के सामने आ गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं उनमें से कोई आत्मा विवेक के ऊपर बैठ गया हो। मन में ये सोचते हुए आशा सिहर से उठी। लैपटॉप बंद करके वो धीरे से विवेक के कमरे की तरफ बढ़ती है। अचानक आशा की नजर बेड के पीछे हुई रखी ड्रेसिंग टेबल पर जाती है। जैसे ही वो ड्रेसिंग टेबल के आईने में विवेक को देखती है तो वो बेहोश हो जाती है। विवेक के कंधे पर कोई चढ़ के बैठा हुआ था। आशा को जब होश आता है तो वो विवेक को अपने बगल में ही बैठा देखती है। डर से आशा की आंखें भरी हुई थी। उसने जैसे तैसे अपना मुंह खोल के विवेक से बोला, विवेक तू ठीक तो हो ना? हैरान होता हुआ विवेक बोला, बेहोश तुम हो गई थी और तबीयत मेरी पूछ रही हो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आशा अब मुझे अपने पेट पर तो नहीं लेकिन अपने कंधे पर बहुत भारी बोझ लग रहा है। मुझसे तो अब ठीक से खड़ा भी नहीं होता जाता है। जाने क्या हो गया है मुझे। विवेक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगे। आशा को हैरान परेशान देखकर वॉचमैन उसके पास आया और पूछा, मैडम सब ठीक तो है ना? आप बहुत परेशान दिख रही है। विवेक साहब तो ठीक है ना? विवेक का नाम सुनते ही आशा उदास नजरों से वॉचमैन को देखने लगी। फिर धीरे से बोली,
आप शायद मेरी बात का यकीन ना करें, विवेक ठीक नहीं है। मैडम, ऐसा क्या हुआ है, पहले बताओ तो सही, मैं यकीन करूंगा। वो विवेक के कंधे पर आज मैंने किसी को बैठे हुए देखा। वॉचमैन ने आशा से सवाल किया। मैडम, क्या आप आत्मा को कभी देखा है? आप क्या कहना चाहते हैं? विवेक के ऊपर किसी बूढ़ी आत्मा का साया है? घबराते हुए आशा ने बोला था। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विवेक साहब को किसी बाबा को दिखा लीजिए। मैं तो किसी बाबा को नहीं जानती हूँ। आप कुछ करिए ना, आप कुछ करिए प्लीज। ठीक है मैडम, आप अभी अपने घर जाइए, मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर सकूँ तो। आशा अपनी ही उलझन में उलझकर घर आ जाती है। विवेक अभी पलंग पर लेटा हुआ था। आशा उसे देखती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई विवेक के सिरहाने बैठा हुआ है। आशा समझ नहीं पाती है कि वो कैसे विवेक को ये सब बताए। थोड़ी ही देर में आशा खाना बनाकर टेबल पर लगाती है और विवेक को बुलाने जाती है। जब विवेक उठकर आता है तो टेबल पर बैठते हुए विवेक बोलता है, जब से जयपुर हाईवे पर हादसा हुआ था उसके बाद से ही ये सब होने लगता है। विवेक, अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो मुझे एकदम हल्कापन लग रहा है, मुझे राहत की सांस लग रही है, मजा आ रहा है। विवेक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने आज तुम्हारे कंधे पर किसी को बैठा देखा था, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा मेरे कंधे पर। मैं सच कह रही हूँ विवेक, मेरा यकीन करो। मैंने वो आईने में देखा था कि तुम्हारे कंधे पर कोई चढ़ कर बैठा हुआ है। मैंने वॉचमैन से बात करी, वो किसी बाबा को लेकर आएगा। विवेक कुछ उलझा हुआ सा चुपचाप खाना खाने लगता है। तभी अचानक एक झटके के साथ विवेक थोड़ा झुक सा जाता है। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे पर कूद गया हो। आशा को समझ में आ गया था कि हो न हो जरूर से वो विवेक के कंधे पर आ गया फिर से। विवेक अब ऐसा खाना खाने लगा जैसे कई दिनों से भूखा हो। जितना भी खाना आशा ने बनाया था वो सब विवेक ने खा लिया, लेकिन अभी भी ऐसा देख रहा था जैसे उसे और खाना चाहिए। आशा ने विवेक की तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया तो विवेक 5-6 गिलास पानी पी गया। फिर बड़ी मुश्किल से विवेक उठ पाया। आशा ने विवेक को सहारा दिया और रूम की तरफ चल पड़ी। आशा, मुझे फिर से भारीपन लग रहा है, मुझे चला भी नहीं जा रहा है। तुम परेशान मत हो विवेक, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए आशा विवेक को रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गई। विवेक और आशा दोनों का ही चेहरा डर से पीला पड़ गया था जब उन्होंने उसी सफेद साड़ी वाली औरत को विवेक के कंधे पर सवार देखा। उस औरत को अपने कंधे पर बैठा देख विवेक लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। आशा किसी तरह विवेक को संभालती है और पलंग पर बिठा देती है। विवेक एकदम से कहता है, आशा ये क्या है? और फिर गुस्से में बोलता है, अरे कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्या चाहती हो मुझसे? लेकिन कोई जवाब नहीं आता है और विवेक एकदम से रो देता है। विवेक को रोता देख आशा भी रोने लगती है। तभी डोरबेल बजती है और आशा दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजा खोलते ही सामने वॉचमैन को खड़ा पाती है। वॉचमैन कहता है, मैडम, मैंने बाबा जी से बात करी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि घर के चारों ओर थोड़ी थोड़ी मिट्टी सभी कोने से लाकर मुझे दे दो। तो आप एक काम कीजिए कि कल घर के चारों कोनों की मिट्टी किसी साफ कपड़े में रखकर मुझे दे दीजिए। मैं तुरंत बाबा जी के पास ले जाऊंगा और वो जैसा कहेंगे वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। उसकी बात सुनने के बाद आशा बोलती है, विवेक ने भी उस औरत को देख लिया है। उसने पूछा कि कौन हो तुम और क्या चाहती हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं मैडम, आप बिल्कुल मत घबराइए। कमरे में थोड़ा गंगा जल छिड़क दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करके साहब को टीका लगा दीजिए। आशा ने वॉचमैन के बताए बातों को बिल्कुल फॉलो किया। उसने पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़का और फिर विवेक को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। विवेक ने वैसे ही किया और फिर आशा ने उसे टीका लगा दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि
सब करने में उन दोनों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही किसी तरह का कोई शैतानी विरोध और ना ही कोई डरावनी हरकत। सब कुछ अच्छे से हो गया। विवेक पलंग पर लेट गया और आशा वहीं उसके पास बैठ गई। फिर कुछ सोचते हुए विवेक से बोली, विवेक, तुम्हें पता है कि मैंने इंटरनेट पर एक ऐसी फिल्म के बारे में पढ़ा है जिसमें हीरो के कंधे पर उसकी दोस्त की आत्मा बैठी हुई थी और जिसकी मौत की वजह कहीं न कहीं हीरो भी था। आशा, तुम मुझ पे शक कर रही हो? हम दोनों बचपन से ही दो जिस्म एक जान है, मतलब समझती तो हो इस बात को। रात का खाना तैयार करके उसने डाइनिंग टेबल पर रखा और विवेक को बुलाने उसके रूम में गई। उसने देखा तो विवेक सो चुका था। आशा ने उसे जगाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं उठा, तो आशा भी वही बिना खाना खाए सो गई। सुबह जब आशा की आंख खुली तो सबसे पहले उसे याद आया कि कोनों की मिट्टी उसको बाबा के पास पहुंचानी थी। उसने एक साफ कपड़े में घर की कोनों की मिट्टी को बड़े ध्यान से उठा कर रख दिया और सीधे वॉचमैन के पास ले गई। मैडम, मैं अभी इसको लेकर बाबा जी के पास ले जाता हूँ। 2 घंटे बाद जब वो लौटा तो उसने बताया, बाबा जी दोपहर तक आपके घर आ जाएंगे। दोपहर करीब 1:30-2 बजे वॉचमैन बाबा जी को लेकर आशा के घर पहुंच गया। बाबा जी को देखकर आशा को बहुत राहत मिली। बाबा जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दिव्य ज्योति उनके मुखमंडल की आभा को उनकी ओर रोशनी कर रही थी। बाबा जी ने अंदर आकर अपना एक आसन जमाया और आशा को कहा, बेटा, घर की मिट्टी से पता चला कि आपके घर में कोई साया है, लेकिन वो कोई बुरी आत्मा नहीं है। इसी वजह से अभी तक कोई हानि नहीं हुई है आप लोगों की। लेकिन बाबा जी, वो आखिर क्यों आई है और विवेक से क्या लेना देना है उसका? वही तो पता करना है बेटा कि आखिर उसका मकसद क्या है। फिर बाबा जी अपनी पूजा सामग्री निकालकर पूजा स्थल बनाने लगे। उन्होंने पूजा के लिए सब व्यवस्था करके आशा से कहा कि वो विवेक को ले आए। विवेक को लाकर आशा ने वहीं उसे पूजा स्थल पर बिठा दिया। विवेक बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था, फिर भी हाथ जोड़कर वो वहां बैठ ही गया। बाबा जी ने विवेक की तरफ देखा और पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने हवन कुंड में आहुति देना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद कमरे में किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगी। आशा तो डर के इधर उधर देखने लगी। विवेक भी थोड़ा घबरा रहा था। तभी बाबा जी ने एक और आहुति हवन कुंड में डाल दी। अब आवाजें और तेज हो गई। जैसे जैसे बाबा जी आहुति देते जाते थे वैसे वैसे आवाजें काफी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे कमरे में एक कोने में एक आकृति दिखने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि घर के कोने में एक आकृति ने अब एक औरत का रूप ले लिया है। सफेद साड़ी में वो औरत अपने घुटनों पर सिर झुकाए खड़ी थी। बाबा जी ने उससे पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह सिर झुकाए खड़ी रही। उन्होंने फिर से हवन कुंड में आहुति दी और दोबारा फिर से पूछा, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? ऊपर सिर कर वह रोते हुए बोली, मैं रश्मि हूँ। यह कहकर उस औरत ने फिर से सिर झुका लिया और रोने लगी। फिर से बाबा जी ने वही सवाल दोहराया, यहाँ क्या करने आई हो? क्यों विवेक के पीछे पड़ी हो? अब धीरे धीरे उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया और बोलना शुरू कर दिया, मेरा नाम रश्मि है। मैं प्रताप नगर जयपुर की रहने वाली हूँ। मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। उसी सिलसिले में एक दिन मुझे दिल्ली आना था। हफ्ते भर पहले मैं अपने 2 सहकर्मियों के साथ ऑफिस में ही कार से सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकली थी। दिन भर ऑफिस में काम को निपटाते शाम हो गई। फिर हम जब वापसी करने लगे तो मेरे दोनों सहकर्मियों ने एक ढाबे पर रुककर खाने के लिए बोला, तो हम लोग खाने के लिए रुक गए। खा पी कर जब लौटे तो पता नहीं कब उन दोनों ने ड्राइवर ने शराब पी ली। आधे रास्ते पहुंचकर दोनों मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, जिसका मैंने विरोध किया। फिर उन दोनों ने कार को रुकवाकर मुझे खींचते हुए हाईवे किनारे लगे और वो दोनों ने मेरे इज्जत लूटा और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं जैसे तैसे उनके पीछे भागी।
तो उन लोगों ने मुझे कार से कुचल दिया। यह कहकर वो रोने लगी। इन सब में विवेक का क्या कसूर है? क्या वो 2 सहकर्मियों में से एक विवेक भी था? उस औरत ने कहा, नहीं। तब क्यों पड़ी हो उसके पीछे? क्या किया है उसने? बताओ। मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, मैं तो बस चुपचाप हूँ। लेकिन अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरोगे। क्या चाहती हो तुम? बदला। फिर एक काला धुआं पूरे कमरे में घूमने लगा और घूमते घूमते विवेक के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। अचानक से काला धुआं विवेक के अंदर समा गया और विवेक बेहोश होकर गिर पड़ा। बाबा जी ने मंत्र पढ़कर विवेक के ऊपर पानी की छींटे मारी तो विवेक उठकर बैठ गया और बोलने लगा। हफ्ते भर मैं रोज मदद के लिए उसी जगह पर सड़क के बीच जाती थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। हर कोई मेरा ऊपर से गाड़ी चला के चला जाता था, लेकिन उस रात इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी कार मोड़ दी और खुद ही चोट खा के बैठ गया। तभी मैंने जान लिया था कि यही है जो मेरी मदद कर सकता है, इसलिए मैं इसके साथ साथ चली गई। ये कहते हुए विवेक फिर से बेहोश हो गया और गिर पड़ा। वह काला धुआं उसमें से निकलकर हवा में गायब हो गया। थोड़ी देर में विवेक को होश आ जाता है। बाबा जी से बताते हैं कि उस आत्मा का उद्देश्य तुझे मारना नहीं है, बल्कि अपनी मौत का बदला लेना है, जिसमें वो तुम्हारी मदद चाहती है। लेकिन मैं क्या करूं बाबा जी? मैं उसकी मदद कैसे करूं? इस आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसके कातिलों को सजा नहीं मिल जाती है, और मैं भी इसको भी मुक्त नहीं दिला पाऊंगा, क्योंकि इसकी इच्छा भी अधूरी है और इसको न्याय चाहिए। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं भी चाहूंगा कि इसके कातिलों को सजा मिले। यह कहते हुए बाबा जी अपना सामान उठाकर वहां से चले गए। बाबा जी के जाने के बाद विवेक और आशा सोचने लगे कि कैसे उस औरत की मदद करी जाए। तभी आशा लैपटॉप उठाकर सोशल मीडिया पर उस औरत के नाम को खोजने लगी। थोड़ी देर में उसकी प्रोफाइल सामने आ गई। रश्मि जडेजा 35 साल की एक औरत थी। परिवार में उसका अपना कोई नहीं था। प्रताप नगर में अकेले रहकर जॉब करते थे। आशा ने कंपनी का नाम नोट किया और फिर उसका एड्रेस ढूंढ निकाला। अब सारी डिटेल्स विवेक और आशा के पास थी। आशा ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा कि हमें जयपुर चल के सब पता करना होगा कि क्या मसला है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही आशा और विवेक जयपुर के लिए निकल पड़े। फोन पर नेविगेटर चालू करके दोनों जयपुर के प्रताप नगर में पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसके घर का पता मालूम चला। जैसे तैसे वो उसके घर पे पहुंचे। वहां पर ताला लगा था। मकान मालिक से बात करने पर पता चला कि रश्मि 1 हफ्ते से घर नहीं आई है। उन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी रश्मि के बारे में, क्योंकि उसको आए हुए बस 2 ही महीने हुए थे और वो ज्यादा किसी से बातें नहीं करती थी। लेकिन प्रिया नाम की एक लड़की थी जो उसे कभी कभी मिलने आती थी। वह वहीं पीछे वाले गली में रहती है। शायद उसे कुछ पता चल जाए। ये सोचकर विवेक और आशा दोनों प्रिया के घर चले जाते हैं। प्रिया के घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक लड़की बाहर निकली तो आशा ने पूछा, क्या प्रिया है? जी हाँ, मैं ही प्रिया हूँ। लेकिन आप कौन? मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। जी मेरा नाम आशा है और ये मेरे पति विवेक हैं। हम दोनों दिल्ली में रहते हैं। जी वो हम आपसे कुछ रश्मि जडेजा के बारे में बातें करने आए थे। रश्मि का नाम सुनते ही प्रिया बोली, आप लोग रश्मि को कैसे जानते हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो एक अनाथ लड़की है और अनाथालय में ही पली बड़ी है। जी हाँ, वो ऐसा है कि हम लोग भी रश्मि को नहीं जानते, लेकिन 2-3 दिन में ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी जिससे हम रश्मि को जान गए। लेकिन बस बहुत हुआ। ये कहते हुए आशा ने उनके जयपुर आने और एक्सीडेंट होने के बाद भी सारी बातें प्रिया को बता दी। ये सुनकर प्रिया रोने लगी। आशा ने किसी तरह उसे चुप कराया। फिर उसने प्रिया से रश्मि के बारे में सारी बातें बताने के लिए कहा। किसी तरह खुद को संभालते हुए प्रिया ने उनको बताया कि मैं और रश्मि दोनों ही अनाथालय में
पले बड़े थे। रश्मि वैसे उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ी थी, फिर भी हम दोनों सहेलियां नहीं बल्कि बहन जैसे थे। छोटा मोटा नौकरी करके हम दोनों ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। रश्मि की नौकरी उदयपुर में एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में लग गई थी और मैं भी वहाँ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। अभी कुछ समय पहले ही हम दोनों यहाँ आए थे क्योंकि रश्मि का ट्रांसफ़र इसी शहर में किया गया था। अपने साथ साथ वो मुझे भी लेके आई थी। हम दोनों इसी घर में किराए पर रहते थे। रश्मि एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, तो उसकी कंपनी के ज़्यादातर आदमी उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो किसी से भी बस यूं ही दोस्ती नहीं करना चाहती थी। वहीं ऑफिस में ही उसकी मुलाकात शिवम से हुई, जो हमारी तरह अनाथ था। दोनों की मुलाकात प्यार में और प्यार शादी में बदल गई। जब उसने शिवम की दोस्ती कबूल करी तो बाकी लोग उससे जलते थे। सबको लगने लगा था कि सबसे खूबसूरत लड़की को शिवम ने अपना जाल में फंसा लिया है, लेकिन शिवम और रश्मि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद रश्मि शिवम के साथ रहने लगी थी। मेरी वजह से दोनों ने यहीं आगे आने वाली गली में किराए पर रहकर कमरा लिया था, ताकि मुझे अकेलापन न लगे। अभी दोनों अपनी शादी की खुशियाँ को पूरी तरह से जी भी नहीं पाए थे कि शादी के 2 महीने बाद ही शिवम की मौत हो गई। तब से रश्मि बिल्कुल टूट सी गई। फिर अभी 10 दिन पहले ही अपनी ड्यूटी पर वापस आ गई और फिर 3 दिन बाद जब दिल्ली गई तो वापस ही नहीं आई। यह कहते हुए प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। आशा ने किसी तरह उसे संभाला और कहा, आपने उसकी कंपनी में जाकर पता नहीं किया कि वो कहाँ गई या पुलिस में कोई खबर नहीं करी? हाँ, मैं गई थी उसके ऑफिस। वहाँ पता चला कि वो रात में लौट आई थी और जो उसके साथ गए थे उन लोगों ने उसे घर पे उतार दिया था, लेकिन दूसरे दिन वह ऑफिस नहीं आई। कितना झूठ और मक्कार लोग पड़े हैं इस दुनिया में। उसकी इज्जत से खेलकर उसको गाड़ी से कुचलकर मार डाला और बोलते हैं कि घर तक छोड़ के आए थे। गुस्से में आशा बोली जा रही थी। विवेक ने आशा को शांत करते हुए प्रिया से पूछा, आपने पुलिस में खबर नहीं करी कि रश्मि गायब हो गई? जी मैंने करी थी, लेकिन उन लोगों ने भी नहीं बताया कि रश्मि उसी रात को दिल्ली से वापस जयपुर आ गई थी। सब झूठ कह रहे हैं। हमें फिर से एक बार पुलिस स्टेशन जाके पता करना चाहिए। प्रिया उन दोनों के साथ प्रताप नगर के पुलिस स्टेशन में पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर वीर अपनी कुर्सी पर बैठे अपने फोन में गाना सुन रहे थे। उन तीनों को देखकर उसने फोन को बंद करके उन्हें बैठने का इशारा किया। बैठने के बाद बड़े रुआई में इंस्पेक्टर ने पूछा, हाँ तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कौन हैं और आपकी क्या परेशानी है? तभी विवेक ने कहा, वो अभी 4-5 दिन पहले रश्मि जडेजा नाम की एक लड़की थी, वो गुम हो गई है। उसी का रिपोर्ट लिखवाना था, लेकिन हम लोगों ने तो छानबीन करी थी। उसके ऑफिस वालों से पता चला कि वो अच्छे चरित्र की लड़की नहीं थी और उसके बहुत आशिक थे। शादी करने के बाद भी उसने कई जगह लफड़े लगे हुए थे। उसके पति को जब उसके बद चरित्र होने के बारे में पता चला तो उसने रश्मि को सुधारने के लिए बोला, लेकिन उल्टा उसको ही मार डाला। बिल्कुल झूठ है ये। रश्मि इस तरह की बिल्कुल भी लड़की नहीं थी। वो बहुत सच्ची और अच्छी चरित्र की लड़की थी। फिर आपने तो पहले भी कहा था वो उसी रात जयपुर आ गई थी। अब दूसरी बात कह रहे हैं। गुस्से से भरकर प्रिया ने चिल्ला के कहा था। पुलिस स्टेशन से निकलकर तीनों रश्मि के ऑफिस पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रश्मि के बारे में पता किया तो वही जवाब उन्हें मिला कि वो तो उसी रात दिल्ली से वापस आ गई थी। ड्राइवर भीखू ने पहले उसे उसके घर पर उतारा, फिर जय और केशव को उनके घर पर उतारकर वहां से चला गया। उनकी झूठी बातें सुनकर आशा और विवेक को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे। जैसे ही वो लोग ऑफिस से बाहर आए तो पीछे से किसने बोला, साहब जी सुनिए। तीनों रुककर मुड़े तो देखा कि एक बुजुर्ग जो शायद ऑफिस का चपरासी था, उन्होंने आते हुए कहा, आप लोग रश्मि मैडम को ढूंढ रहे हैं? मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ है, लेकिन जिस दिन से उन्होंने ऑफिस जाना छोड़ा है उस दिन से भीखू कुछ डरा डरा सा है। तभी आशा ने कहा, आपने भीखू से जानने की कोशिश नहीं करी कि वो डरा क्यों है?
मैंने तो उससे पूछा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी 2 दिन पहले वो ऑफिस बंद होने के बाद शराब के नशे में घर आया था। फिर मेरे साथ ठेके जाकर उसने और शराब पी। फिर कुछ कह रहा था। हाईवे रश्मि मैडम कुचल गई। याद करते हुए उस बुजुर्ग ने कहा। तभी विवेक ने पूछा, और क्या कहा उसने? और तो कुछ नहीं बोल पाया। शराब के नशे में इतना चूर था कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर किसी तरह उसको घर पहुंचा के मैं अपने घर आ गया। दूसरे दिन ऑफिस में मैंने उससे पूछा कि रश्मि मैडम के बारे में रात को वो क्या कह रहा था, तो उसने बातों को टाल दिया। मुझे तो ऐसा लगता है साहब कि जरूर कोई बात है जो उसको पता है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये जानकारी देने के लिए। यह कहते हुए 500 का नोट विवेक ने उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा दिया। अरे नहीं साहब, ये बात मैंने आपको पैसे के लिए नहीं बताई, बल्कि इसलिए बताई कि क्योंकि रश्मि मैडम भी मेरी बेटी के समान ही है। यह कहते हुए उस बुजुर्ग ने अपने हाथ जोड़े और वापस मुड़कर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। आशा मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर वीर को जरूर से सच्चाई पता चल गई होगी और इन लोगों ने उसका मुंह बंद कर दिया होगा, तभी उसने कुछ इंक्वायरी नहीं करी और केस को बंद कर दिया। अरे हम एसपी ऑफिस जाएंगे और उनको सारी बात बताएंगे। प्रिया ने कहा, ये ठीक रहेगा और हम इंस्पेक्टर को भी शिकायत करेंगे कि उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तीनों जल्दी से एसपी ऑफिस के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर में तीनों एसपी ऑफिस पहुंच गए थे। विवेक के कहने पर प्रिया ने अपनी तरफ से एक लेटर निकाली और उसमें रश्मि के गायब होने के बारे में लिखा था और यह भी लिखा था कि संबंधित थाने के इंचार्ज ने उचित कार्रवाई नहीं करी और जिस वजह से वो चाहती है कि एसपी साहब इस केस को स्वतः संज्ञान में ले। उसने रश्मि के गायब होने के पीछे भीखू, जय और केशव के होने की आशंका भी बताई। लेटर को लेते हुए एसपी ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया और पूछताछ के लिए भीखू को सबसे पहले बुलाया। भीखू तो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, ऊपर से पुलिस की सख्ती से वो टूट गया और सारी सच्चाई उसने एसपी के सामने बोल दी। उसके कबूलनामे के आधार पर जय और केशव को भी उठा लिया गया। उन तीनों ने भी रश्मि से रेप और हत्या की बात को कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि 5 महीने पहले जब रश्मि ने उनके ऑफिस में आकर अपना काम संभाला था, तब से उन दोनों की गंदी नजर रश्मि पर थी, लेकिन उसने शिवम से शादी कर ली और इसी गुस्से और जलन की वजह से उन दोनों ने शिवम का एक्सीडेंट करवा के मरवा दिया और फिर ऑफिस के काम से रश्मि को दिल्ली ले गए। उन दोनों ने सोचा कि शायद रश्मि को अपनी बातों में फंसाकर उसकी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उन दोनों ने रश्मि के साथ जबरदस्ती करी और उसको भी कुचलवाकर मार दिया और लाश को हाईवे से लगी जंगल में फेंक दिया। और जब रश्मि के गायब होने की रिपोर्ट प्रिया ने लिखवाई तो इंस्पेक्टर वीर ने ऑफिस में आकर पूछताछ करी और उसको उन लोगों पर शक हो गया था, तो 50,000 रुपये इंस्पेक्टर को देकर उसका मुंह बंद करने के साथ साथ रश्मि के गायब होने की रिपोर्ट को भी बंद करवा दिया। उन दोनों के इस बयान से इंस्पेक्टर वीर सस्पेंड कर दिया गया और भीखू, जय और केशव के ऊपर 2 लोगों की हत्या की रेप और एफआईआर लिख दी और फिर इन दोनों को घटनास्थल पुलिस की जीप में बिठाकर ले जाया गया। विवेक भी आशा और प्रिया के साथ पुलिस के पीछे चल पड़ा। हाईवे पर पहुंच के जय और केशव ने वह जगह दिखाई जहां उन लोगों ने रश्मि की लाश को फेंका था। वहां रश्मि की सड़ी हुई लाश मिली। जय, केशव और भीखू को जीप में बिठाकर पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाते हैं। तब भी अचानक से कैसे जीप में आग लग जाती है और जब तक वो तीनों खुद बचते या कोई उन्हें बचाता, उससे पहले ही जीप में एक जोरदार धमाका होता है
और जीप के साथ साथ जय, केशव और भिक्खू के पर खच्चे उड़ जाते हैं। पुलिस के साथ साथ प्रिया भी हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी एसपी के पास फोन आता है कि इंस्पेक्टर वीर ने पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। केस से जुड़े हर शख्स की मौत हो जाने की वजह से मजबूरन केस को बंद करना पड़ता है और रश्मि के लाश का पंचनामा कर पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दूसरे दिन सारी पुलिस कार्यवाही और रश्मि के अंतिम संस्कार को निपटाते विवेक और आशा को शाम हो जाती है। फिर प्रिया को उसके घर छोड़ते हुए विवेक और आशा वापस दिल्ली के लिए निकलने को तैयार होते हैं। इस आधुनिक जमाने में कोई हमारे साथ हुई इस घटना पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, वो बस हमारा वहम है। लेकिन बुराई हमेशा अच्छाई से हार जाती है और गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा कभी छुपती नहीं है। जीते जी भी और मरने के बाद भी जिसको सच्चाई पता करवानी होती है करवा ही लेता है। हाँ, और बुरे कर्म का बुरा नतीजा ही होता है। और तुमने देखा कि कैसे रश्मि ने अपना बदला ले लिया उन तीनों से और जीप में आग लगवा दिया। सिर्फ एक फूंक मारी और पूरी जीप में आग लग गई। आशा ने कहा, नहीं, तीनों से नहीं, चारों से। इंस्पेक्टर भी तो था उस गुनाह में। दोनों के चेहरे पर बहुत मुस्कान थी। विवेक ने कार स्टार्ट करके दिल्ली जयपुर हाईवे पर चला गया। थोड़ा आगे जाने पर रोड के किनारे उन दोनों को सफेद साड़ी में हाथ जोड़ते हुए रश्मि खड़ी दिखी। विवेक ने कार रोकी और दोनों झट से कार से उतरकर रश्मि की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तब तक रश्मि चांद की चांदनी में हवा बनकर गुम हो चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अगर आपको कहानी में कोई गलती मिलती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं। जय बजरंगबली।